ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस। और आपको दिख रहा है सारा, वो सामने है गेट, उस तरफ हम आए हैं। यहाँ पीछे बैक साइड से अभी यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों ये जो मैसूर पैलेस है ये 1897 में बनना शुरू हुआ था। ये वड़िया डायनेस्टी का है। परोमदा देवी जो थी इसकी मालकिन बताई जाती है शुरुआती दौर में। और कोई इरविन आर्किटेक्ट था जिसने ये बनाया था और 1912 में ये कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अलग अलग महल्स हैं और ये ईस्ट साइड में चामुंडा देवी हिल्स है, उसको फेस करके बना हुआ है। यहाँ पर सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है इसको, मैसूर सिटी को। यहाँ पर कुछ मिला के टोटल 7 पैलेसेस हैं, जिसमें से मेन ये है क्योंकि ये मैसूर डायनेस्टी की मेन कैपिटल और सिटी या सीट कहलाया जाता था, तो इसलिए फेमस है। हैदराबाद कर्नाटक के अंदर मैसूर पैलेस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर कैसे हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैसूर पैलेस वो पीछे मंदिर है पूरा। हम चलते हैं अभी अंदर की तरफ, आइए। दोस्तों मैसूर महल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलोर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह महल पर्यटकों के लिए आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से सैलानी दूर दूर से आते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इस महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल को कृष्ण राजा वडियार फोर्स ने 1893 में बनवाया था। उस समय इसे चंदन की लकड़ियों से बनवाया गया था, पर एक दुर्घटना में ये क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद यहाँ पूरा महल बनवाया गया। कृष्ण राजा वडियार चतुर्थ और उनकी माँ कंपना जन्मी देवी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को दूसरे महल मैसूर महल बनाने की जिम्मेदारी। दूसरा महल लगभग 1912 में बनाया गया। उस समय महल को बनाने में 41.47 लाख रुपए खर्च हुए थे। मैसूर महल 245 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा और इसके भीतर बनी हुई सोने की गुम्बद जमीन से 145 फुट की ऊंचाई पर स्थित। इसे जगमगाने के लिए इनमें कुल 97,000 बल्ब लगे हुए हैं। और मैसूर महल की वास्तुकला के बारे में अगर हम बात करें, मैसूर महल में पूर्वी और रोमन तथा द्रविड़ स्थापत्य कला का संगम देखने को मिला। इस महल के ऊपरी भाग में स्थित गुम्बदें गुलाबी रंग के स्लेटी पत्थरों पर बनाई गई हैं। महल के भीतर एक बड़ा सा दुर्ग है जिसकी गुम्बद सोने के पत्थरों से सजी हुई है। सुबह के समय सूरज की रोशनी जब सोने के गुम्बद पर पड़ती है तो चारों ओर रोशनी हो जाती है। उस समय ये महल देखने में अत्यंत खूबसूरत लगता है। महल में 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती समय में कुछ गुड़ियों का भी संग्रह है। मैसूर महल में राजाओं के लिए दीवाने खास और आम जनता के लिए दीवाने आम के कक्ष बनाए गए हैं। मैसूर महल में भीतर मुख्य भवन और उद्यान यानी बगीचा भी बनाया गया है। मैसूर महल में मध्य भाग में जाने के लिए गज द्वारा होकर गुजरना पड़ता है। अब हम मैसूर महल के भीतर का विशाल कक्ष है उसके बारे में बात करते हैं। मैसूर महल के भीतर एक विशाल कक्ष है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ी मात्रा में लोग एकत्र होते होंगे। इस कक्ष में अनेक स्तंभ थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाए गए हैं। स्तंभ और छत पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये कक्ष देखने में अत्यंत भव्य है और खूबसूरत नजर आता है। इस कक्ष की दीवारों पर अनेक चित्र विवरण के साथ लगे हुए हैं। इन चित्रों को प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बनाया। चित्रों के नीचे राजा रवि वर्मा का नाम भी लिखा हुआ है। इस कक्ष की दीवारों पर जनता की फरियाद सुनते हुए राजा राज तिलक, विभिन्न अवसरों के चित्र, राजा के चतुर्थ यज्ञोपीत संस्कार, राजा कृष्ण राजा वाडियार परिवार के चित्र लगे हुए हैं। मैसूर महल का जो पहला तल है पूजा का स्थान है। वहाँ पर अनेक देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा पूजा और यज्ञ करते हुए कई चित्र लगे हुए हैं। दूसरे तल पर पीछे की ओर महाराजा महारानी और युवराज के सोने के लिए 3 सिंहासन बने हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मैसूर पैलेस। हर साल मैसूर पैलेस में गोम्बे थोटी के सामने 7 तोपें रखी हुई है। इन तोपों को दशहरे के शुरू और समाप्त होने पर दागा जाता है। पुराने समय से ही दशहरे के अवसर पर मैसूर महल को सजाया जाता है। इस महल की दीवारों पर अनेक चित्र लगे हुए हैं जिसमें दशहरे के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सुंदर चित्रण किया गया है। पर्यटकों के लिए दशहरे में मैसूर महल के अंदर 200 किलो शुद्ध सोने के बने राज सिंहासन की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। अब अगर आप बात करें व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ मैसूर पैलेस, जो आप देख सकते हैं जैसे कि मेन एंट्रेंस और पुराना मैसूर महल, दशहरा पर्व के दौरान गुड़ियों के संग्रह की कहानी, गज द्वार, देवी चामुंडी, राज सिंहासन। दशहरा के पर्व पर मैसूर महल में आयोजित होने वाले दशहरा परेड, जुलूस और तोपों द्वारा दी जाने वाली सलामी। दशहरा परेड में स्थित चित्र जिसमें प्राचीन काल में दशहरे के त्योहार का चित्रण किया गया है। कल्याण मंडप, विवाह मंडप, दशहरा पर्व में दुर्गा पूजा को दर्शाती हुई पेंटिंग्स, दशहरा
के पर्व में महाराजा द्वारा जुलूस में हिस्सा लेने वाली पेंटिंग, कुश्ती का मैदान, महल के भीतर का आकर्षक फर्नीचर, वाडियार वंश, मैसूर महल के भीतर स्थित बड़ा कक्ष, अम्बा विलास जहाँ पर राजा अपना दरबार चलाया करते थे और कामकाज किया करते थे, मैसूर के भीतर स्थित दुर्ग में बना हुआ एक मंदिर। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये मैसूर महल सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुलता है। इस महल में पर्यटक 3 दरवाजों से प्रवेश कर सकते हैं। वाराह और अम्बा विलास दरवाजा जो महल के दक्षिण भाग में स्थित है, जयराम बालाराम दरवाजा जो महल के उत्तरी भाग में स्थित। मैसूर महल की अगर हम टिकट और उसके प्राइस की बात करें, मैसूर महल को देखने के लिए 70 रुपए की एक एंट्री फीस है। 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 30 रुपए का है। संडे को छुट्टी के दिन ये सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक देखा जा सकता है। और इस महल में बहुत सारे साउंड्स एंड लाइट शो भी होते हैं। एक 45 मिनट का एक लाइट और साउंड शो होता है जो कि मैसूर के गौरवशाली पिछले 400 साल के इतिहासों को दिखाया जाता है। सोमवार और बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक और शनिवार को 8:15 से 9:15 तक कन्नड़ कार्यक्रम भी किए जाते हैं। थर्सडे से शनिवार तक शाम को 7 से 8 बजे तक अंग्रेजी में लाइट एंड साउंड शो होते हैं और इसका टिकट जो है वो 90 रुपए से होता है और बच्चों के लिए 40 रुपए। शाम को 15 मिनट के लिए पूरा मैसूर महल हजारों लाइट से जगमगा उठता है। और यहाँ पर अगर हम सुविधाओं की बात करें तो साफ सुथरा वातावरण है, फर्स्ट एड बॉक्स है, क्लिनिक और बेबी केयर सेंटर है, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ भाषा में गाइड्स अवेलेबल हैं। मैसूर महल के पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ पर्यटक देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। सभी पर्यटकों के लिए अम्बा विलास वारा द्वार पर बेसिकली पार्किंग अवेलेबल है। पीने का पानी भी साफ है, टॉयलेट है, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर का है, छाता है, साइकिल है। BSNL कंपनी के जो फ्री वाईफाई उपलब्ध हैं, सभी पर्यटकों के लिए बिना फ्लैश फोटो खींच सकते हैं। मैसूर महल कैसे जाएं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैसूर महल बैंगलोर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैंगलोर का न्यू बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा है। इसके साथ ही बैंगलोर देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बैंगलोर से मैसूर महल जाने में 3 घंटे का समय लगता है। टैक्सी कार लेकर भी आप यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। बहुत सारे पर्यटक अपना खुद वाहन यहाँ पर लेके आते हैं, जैसे कि हम लोग गए। तो ये है दोस्तों बाहर सारा एरिया। यहाँ से हम निकलते हैं, अभी कुछ और 1 घंटे के आसपास का रास्ता है। बाहर चलते हैं, फिर मिलते हैं। ये सारा एरिया दोस्तों रेजिडेंशियल विंग है। सामने वो पैलेस दिख रहा है आपको और ये बैक साइड में सारा राजा महाराजाओं का रहने वाला है। हम चल रहे हैं यहाँ से वापस अपनी पार्किंग की तरफ। दोस्तों ये था सारा मैसूर पैलेस। बहुत सुना था इसके बारे में, आज हमने आके देख भी लिया। वाकई में काफी भव्य बना है। जो इसका सेंट्रल प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कह सकते हैं कि एकदम रॉयल आलीशान है। कई जगहों पे सोने और चांदी की परतें भी चढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट एक दरवाजा आपने देखा वो तो बिल्कुल ही प्रॉपर चांदी का था। हाथी दांत लगा रखे हैं चेयर के ऊपर। मतलब सोचो, हाथी को मार दिया बस एक कुर्सी बनाने के लिए। कुर्सी के चक्कर में लोगों ने कितने लोगों को मार दिया। हम चल रहे हैं दोस्तों अपनी गाड़ी की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ से हम्पी की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 7 घंटे का सफर दिखा रहा है टोटल। हाईवे अच्छा होगा, डिस्टेंस है बावजूद उसके हमें वहाँ पे दिखा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से चलते हैं आगे, फिर हम मिलते हैं आपसे आगे। चलिए। यार रेस्टोरेंट बना हुआ है यार, ये मेन्यू इज देयर भाई। तो दोस्तों रुके हैं कुछ थोड़ा लंच करने के लिए, क्योंकि अभी और लंबा सफ़र है। हमने सोचा था मैसूर रुक जाएंगे, लेकिन मैसूर में और कुछ रुकने के बाद, मतलब मैसूर पैलेस देखने के बाद रुकने का कोई रीज़न बचा नहीं। तो यहाँ से कुछ और 400 किलोमीटर दूर है हमारा हम्पी, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। वी आर प्लानिंग कि हम बाय 8 to 10 इन बिटवीन शाम तक हम पहुँच जाए हम्पी, ताकि हमारे पास अच्छे 2 या 3 दिन एम्पल हो हम्पी को घूमने के लिए, पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। हम अभी करते हैं ऑर्डर, तो बुलाते हैं। अरे भाई साहब गजब टनल है यार ये तो। ओफो दोस्तों, हुबली अभी यहाँ से कितना था? 135 149। हम पहुँचने वाले हैं हम्पी। कुछ यहाँ से और 18 किलोमीटर रह गए और रात के बज रहे हैं 10:19। हम निकले हैं ऊटी से और सोचा था मैसूर स्टे करेंगे, लेकिन हम जल्दी फ्री हो गए तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम आगे का ट्रैवल करें। तो आगे के ट्रैवल हमने कर तो लिया, डिस्टेंस भी कवर कर लिया, बट थोड़ा सा हमें लेट हो गई इस चक्कर में कि भाई हम होटल तलाश कर रहे थे। तो होटल तलाश करने में हमारा 1 आध घंटा जो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अदरवाइज हम टाइम से पहुंच जाते। वी डू नॉट प्रेफर नाइट ट्रैवलिंग, पर चलते चलते ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा मोड़ा। तो पहुँच रहे हैं दोस्तों, और कुछ 17-18 किलोमीटर बचा हुआ है हम्पी। हम पहुँचते हैं हम्पी, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हमने ले लिया टर्न राइट, हाईवे छोड़ दिया है। यहाँ से हम हम्पी पहुँचने वाले हैं। कुछ 15 किलोमीटर और बचा हुआ है, आधे घंटे का समय और लगेगा। एक होटल जो था वो हमें ढूंढने में थोड़ा सा समय लगे, इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए, अदरवाइज तो हम टाइम से पहुंच जाते। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है, तो उम्मीदें तो हमारे को काफ़ी हैं इससे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदों पे ये साइट खरी उतरेगी। जितना हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है वो थोड़ा यहाँ पर रंग लाएगा, दिखाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं। और आप ब्लॉग में देखिएगा तो आने वाले ब्लॉग में क्या होता है यहाँ पे क्या नहीं है। विजयनगर एम्पायर
की कैपिटल थी ये, उस हिसाब से देखते हैं क्या रिमेन्स बचे हैं, रूइंस बचे हैं बेसिकली। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रूम में। कहाँ पर? हम्पी में। फाइनली मेड इट पॉसिबल टुडे एंड इट इज़ 10:49, ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट। पर कोई बात नहीं, अच्छा सफ़र था, रास्ता भी बहुत अच्छा था और रूम का बंदा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आते ही पानी और खाना भी उसने हमें दे दिया है। मैं भी थोड़ा सा गाड़ी से कुछ सामान लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये जगह है दोस्तों, रात में पहुँचे हम 11 बजे। देखिए वो सामने गेस्ट हाउस है, दिखाता हूँ। तो दोस्तों जगह तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मंदिर के जो कॉरिडोर है उसके बस साथ ही जो वॉल है वहाँ पे रुके हुए हैं। सामने भी मैं जाके छत पे देखा, मैंने छत से दिख रहा है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र था, देखा आपने जैसे कि। आज के लिए अभी यहीं इसको ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये साउथ इंडिया की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी अश्विनी द एडवेंचरर, ताकि मैं और भी बेहतरीन ट्रिप्स और बढ़िया ब्लॉग आपको बना के दिखा सकूँ, ऐसी ऐसी जगहों पर आपको दिखाऊँ कि जो लोग नॉर्थ इंडिया से अभी कम ट्रैवल करते हैं। तो टिल देन दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।